नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सिंहासन इस पर कौन बैठना ये तो कांग्रेस को तय करना है, लेकिन इस कांग्रेस के पूरे कार्यक्रम के बीच में ये तो तय हो गया कि जो भी बैठेगा वो कांग्रेस ही बैठेगा, क्योंकि कर्नाटक के रण के अंदर कांग्रेस ने मेजॉरिटी मैंडेट हासिल किया। और कमाल की बात यह है कि जितनी दौरे वहां बीजेपी की तरफ से किए गए, बीजेपी के नेशनल लीडर्स की तरफ से किए गए, क्या वाकई में उसका इंपैक्ट नजर आया? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर इंपैक्ट नजर आया है तो क्या यह मान लिया जाए कि क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी वहां लगभग गौण होने की स्थिति में थी, और अगर बीजेपी वहां गौण होने की स्थिति में नहीं थी तो क्या यह माना जाए कि राष्ट्रीय चेहरों का इंपैक्ट वहां नजर ही नहीं आया? इन सबके बीच में एक और सवाल है। सवाल यह है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की जोड़ी ने क्या वाकई में खड़गे के नेतृत्व में वहां मेजॉरिटी दिलाई, या राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा रोड शो और सभाएं की, उसने ये जीत दिलाई है? इन सब के बीच में अक्सर हम देखते हैं कि किंग मेकर एक शब्द इस्तेमाल होता है, और वो शब्द इस्तेमाल होता है कर्नाटक में जेडीएस के। इस बार जेडीएस की 19 सीटें जरूर हैं, लेकिन ना वो किंग और ना ही किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या वाकई में जेडीएस अगले 5 साल में जिस तरीके के आंकड़ों को अपने पास रखती है, जिस तरीके के वोट बैंक को अपने पास रखती है, क्या उसको अपने साथ साध पाएगी? क्योंकि कुमार स्वामी जो वो कलिंगा से आते हैं, उनसे विपरीत अगर डीके शिव कुमार कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या अगले 5 साल में जेडीएस के लिए एक खतरा साबित कांग्रेस हो सकती है? आज बात इसी मुद्दे पर कि सिंहासन के कुर्सी पर जो बैठेगा, क्या उसके बाद कर्नाटक की सियासत को पूरे तरीके से बदल के रख देगा। बीजेपी ये सोच रही कि क्या वाकई हिमाचल हारने के बाद अब कर्नाटक को हारना उस विजयी रथ को रोकने के बराबर है जो 2024 की तरफ बढ़ रहा है। और कांग्रेस ये सोच रही है कि जो कांग्रेस रसातल में चली गई थी और जिसके पास कुछ प्रदेश बचे थे और उनके अंदर भी आगामी वक्त में चुनाव था, हार जीत से पहले अगर हिमाचल आ जाए, कर्नाटक आ जाए, तो क्या ये कांग्रेस के लिए संजीवनी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी, बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीबाली जी, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक केसरी सिंह जी हैं। प्रशांत, दिन आपका है तो शुरुआत भी आपके साथ। हालांकि दूसरी तरफ यूपी के अंदर 17 नगर निगम के चुनाव में 17-0 से कांग्रेस हार गई है, 17 की 17 बीजेपी की झोली में चली गई। लेकिन बात कर्नाटक की, क्या वाकई में जिस तरीके की मेजॉरिटी मिली है उसके बाद कांग्रेस को लग रहा है कि रिवाइवल पॉसिबल है? बिल्कुल, देखिए साउथ का रास्ता गया है कर्नाटक के इलेक्शन से। आई थिंक जो अच्छी बात लगी वो 2 तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो पहले कि हमारे जो जितने भी नेता थे उन सब ने एकजुट होकर वहाँ पे बीजेपी के सामने लड़ाई लड़ी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो बेसिक मुद्दा था महंगाई का और भ्रष्टाचार का, आई थिंक वो कैंपेन भी बीजेपी को बहुत भारी पड़ा है। जैसे कि आपको मालूम है, पे 40% वाला, हाँ 40% बता दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि 85% घपला करती है कांग्रेस, भ्रष्टाचार बनाती है, मगर जनता समझ गई उस बात को, उन्होंने पूरे सिरे से नकार दिया और जो आरोप लगाए गए थे कांग्रेस के ऊपर, उन्होंने जनता ने आपको उसका जवाब दे दिया जी। मगर मैं समझता हूं कि एक चीज़ और अच्छी लगी यहाँ पे कि कलेक्टिव होके हमने संघर्ष किया है। आई थिंक 2024 के अंदर भी आप पिछले 1 मिनट में 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। मुझे लग रहा है दर्द है जो राजस्थान में दिखाई दे रहा है आपके। हाँ, नहीं, यहाँ की भी है सिचुएशन। आई थिंक आलाकमान है, कुछ ना कुछ तो अच्छा लेके रहेगा। आज मैं देख रहा था डीके शिव कुमार जी पे भी आपने देखी, भाजपा ने जो अति कर दी थी ईडी की, वो बहुत भावुक भी हुए डी कुमार जी, उनको जेल के अंदर भी आए, मगर उन्होंने सोनिया जी ने उन पर फेथ किया, पूरा कैंपेन का उनको मौका दिया और उसका नतीजा रहा सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में
आई थिंक दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा और जो जनता के जो असल मुद्दे हैं उन पे हमने फोकस रहा, ना कि हमने किसी कमियां निकालने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि एक सबक है। श्रीमाली जी, सर ये बताइए हार के कारण क्या क्या हो सकते हैं आपकी नजर? देखिए, हार के कारण मोटे तौर के ऊपर क्या है, ये तो जब समीक्षा पार्टी करेगी तब उस समय ये सारे विषय आएंगे, परंतु जो इसके जिस प्रकार का माहौल चल रहा था, और अपने एक चीज़ देखते हैं कि कर्नाटक के चुनाव की स्थितियां और राजस्थान की स्थितियां जो हर 5 साल के अंदर बदलाव वाली स्थितियां हैं वो हम यहाँ लगातार देखते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का तो प्रभाव ही रहा इसके ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, इसमें कांग्रेस इस बात में सफल रही कि उन्होंने हिंदू समाज के जो वोट थे उनको तो जातिवाद में बांट दिया और बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगा करके और पीएफआई वाली इस प्रकार के माहौल बना करके जिस प्रकार से उन्होंने पोलराइजेशन किया, मुसलमानों का एक पूरा तुष्टिकरण की नीति के आधार पर जो वोट बैंक बनाया, उसके अंदर कांग्रेस सफल रही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपके ही हथियार से आपको मार दिया? हाँ, यही बात अब ये कह रहे हैं। देखिए, बजरंग दल का तो ये लेके आए थे, बीजेपी ने तो इस प्रकार का इस प्रकार का कोई वातावरण बनाया था, न इस प्रकार की कोई स्थिति। बजरंग दल पर प्रतिबंध तो चुनाव अपने घोषणा पत्र में ये लेके आए, इन्होंने वहां माहौल बनाया और माहौल बनाने का फायदा इनको ये हुआ कि हिंदू समाज तो जातिवाद के आधार के ऊपर जो उन्होंने जो चला रखा था वो जातिवाद बटा ही रहता है, और मुस्लिम जो वोट बैंक था वो बजरंग दल के ऊपर रोक के बात को करके तुष्टिकरण के आधार के ऊपर इन्होंने अपनी सफलता प्राप्त करी। जो 65 के आसपास सीटें आई हैं, राष्ट्रीय नेताओं ने, आपके राष्ट्रीय नेताओं ने 200 से ज्यादा सभाएं की हैं, देखिए, और 100 से ज्यादा रोड शो किए हैं। सर देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भाई इतना होने के बाद 65 सीटें आना, अब या तो वहां क्षेत्रीय स्तर पर कुछ नहीं था या क्षेत्रीय स्तर पर ही था और नेशनल नेताओं का वहां पहुंचना कुछ नहीं था। देखिए, इनमें से क्या सही? ये तो क्या है, मैंने आपको क्या कहा कि कर्नाटक की स्थितियां और राजस्थान की स्थितियां लगभग एक जैसी है कि यहाँ हर 5 साल में, अब ये देखिए चुनाव के अंदर जहां कांग्रेस 21 सीट पे आ गई थी, तो और वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी का एक प्रभाव रहता है जो कि हमको राजस्थान में देखने को मिल रहा है, और अभी जब चुनाव होंगे तो हमको देखने को मिलेगा। पर कांग्रेस, हम ये बात सही है कि कांग्रेस इस बात में सफल हुई कि वो हिंदुओं के वोटों को एकजुट जातिवाद के आधार पर नहीं कर हो पाए, और मुसलमानों के जो वोट थे उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात को कहकर उन्होंने जो पूरा वातावरण बनाया। आप ये कह रहे हैं जो बजरंग दल को लेकर आपने बयान दिया उसका असर जनता पर नहीं हुआ, अब ये कह रहे हैं ना? कर्नाटक में इस बजरंग दल वाला जो विषय था, इसके आधार के ऊपर मुसलमानों को वोट बैंक बनाया इन्होंने, और हिंदू समाज जो थे वो जाति के आधार के ऊपर जो चल ही रहा था, जो इन्होंने जो को बांटने की राजनीति तो भाजपा करती है, ये सब किया। बाकी समस्या जो है वो वहां के आएंगे, और एक लिंगायत, दो तो हैं ही बड़ी समझ, इसके अलावा एससी है, एसटी है, दलित है, मुस्लिम है, और ये वोटिंग परसेंटेज कम नहीं है। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जो बजरंग दल पर बैन का एक हथियार बीजेपी के खिलाफ बीजेपी पर ही चल दिया गया था, और इसके साथ जो बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया और कांग्रेस ने कहा कि भाई हम तो 6% दे देंगे, उसने इस पूरी टेबल को ही घुमा कर रख दिया। केसरी सिंह जी, देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी टोटल पोलिंग परसेंटेज पे नजर डालिए। पहली रिक्वायरमेंट ये है, आप देखते हैं पहली बात कि फर्स्ट टाइम जो 73.2% पोलिंग जो हुई है वो अभी तक का कर्नाटक में रिकॉर्ड जी। दूसरी बात आप ये देखिए, 40% वोट शेयर का आंकड़ा पार करना और भी कांग्रेस के लिए 43% को क्रॉस कर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके 2-3 मुख्य कारण है। कर्नाटक की राजनीति को समझने में बीजेपी ने 2-3 गलतियां करी। सबसे बड़ी जो गलती मैं मानता हूं कर्नाटक के केस में कि एक मजबूत चेहरा वो लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पाए जिसके पीछे वो सबको लामबंद कर सकते थे। यहां भी वो वोकल फॉर लोकल बोला तो मोदी जी ने था, पर वो उसको अपने रूप में नहीं भुना पाए, और कांग्रेस ने वोकल फॉर लोकल वाला जो मैटर था उसको बहुत अच्छी तरह भुनाया। दूसरी बात, जो ये पे सीएम और 40% सरकार वाला जो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा था, इसको कांग्रेस ने बड़े अच्छे तरीके से खेला। यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आई, क्योंकि उनके लोकल लीडरशिप के अंदर येदियुरप्पा जी के बाहर जाने के बाद में जो लिंगायतों की नाराजगी थी उसको वो लोग नहीं अपने हिसाब से समेट पाए जी। अब तीसरी बात यह है, आज की तारीख में एक बहुत बड़ा जो वोट शेयर है जो आप वोकालिंगास का है, इस बार उन्होंने वोकालिंगास को करीब 47 टिकट्स दिए बीजेपी ने, और लिंगायत को करीब 68 टिकट्स दिए। वोकालिंगास की जो आप जिसे कहते हैं लॉयल्टी, वो लोग नहीं ले पाए, और वो बहुत बड़ा फैक्टर उस तरफ चला गया, कांग्रेस की तरफ। और आखिरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी है वो अपना तकरीबन आप देखिए अपने आप को जो उन्होंने पोलराइजेशन किया जो काफी इफेक्टिव भी था, उसमें अपना वोट शेयर बचा पाए। वो जो पिछली बार जितना वो वोट लाए थे तकरीबन उतना % वोट शेयर इस बार भी ले आए।
मगर वो जो 5% वोट शेयर जेडीएस से शिफ्ट होकर कांग्रेस में आया, उसने सारा खेल बदल दिया। ठीक है योगी जी, क्योंकि हिमाचल निकल गया, कर्नाटक निकल गया, क्या यहां से वो कांग्रेस के अंदर जोश आता नजर आ सकता है कि नहीं? वी कैन डू इट, हम बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं, बीजेपी के रणनीति से मुकाबला कर सकते हैं, बीजेपी की मैन पावर, बीजेपी के मनी पावर से मुकाबला कर सकते हैं और जनता के बीच में जाकर जनता को अपने साथ ला सकते हैं। देखिए विजेंद्र, पूरी तरह चुनाव ने साफ कर दिया है कि जनता जनार्दन होती है, सर्वोपरि होती है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं होता। और यहाँ पर जो जिस तरह के रिजल्ट्स है वो ना केवल किसी एक जाति के पीछे कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में आई है, बल्कि 17% लिंगायत है तो 17% ही शेड्यूल कास्ट का वोट है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। खड़गे का जो बयान था उसकी काट में खड़गे ने ये बोला कि मैं कर्नाटक का भूमिपुत्र हूँ, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट के मतदाताओं का रुझान वो देखने को मिला है किस तरह से उन्होंने, और 50 से अधिक टिकट लिंगायतों को कांग्रेस पार्टी ने दिए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर था। जगदीश शेट्टार भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी लेकर आई, उसका असर लिंगायतों पर पड़ा। दूसरा, येदियुरप्पा से बहुत ज़्यादा मोह भारतीय जनता पार्टी का आखिरी समय देखने को मिला। ये वैसे ही कहा जा सकता है जैसे राजस्थान के बीते चुनाव में भी बीजेपी के एक बड़े नेता के कहने से करीब 15 से अधिक टिकट बांट दिए गए और कोई नहीं जीता। ठीक ऐसे येदियुरप्पा के कहने से भी टिकट बांटे गए लेकिन जीत नहीं मिली। तो बीजेपी की खुद की प्लानिंग येदियुरप्पा की प्लानिंग के सामने आखिरी समय पे बदलनी पड़ी और वो फेल हो गई। यहाँ पर जो इलाके आपके, जरूर ये कहा जा सकता है जो गोवा से सटे, जो तटवर्ती इलाके हैं कर्नाटक से सटे, वहाँ जरूर बीजेपी को कामयाबी मिली। लेकिन मैं आपको बताऊं, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष वो कर्नाटक से आते हैं। इसके साथ ही उनका जो विरोध येदियुरप्पा से पिछले कुछ लगातार कई सालों से चल रहा था, जिसके कारण येदियुरप्पा को हटना भी पड़ा मुख्यमंत्री के पद से जी। तो उस विरोध का नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी में वहाँ रिफ्ट जो था नीचे तक था, और जो लीडरशिप का लास्ट में वहाँ डिवाइडेशन हुआ वो उसकी भरपाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री की शैली को लेकर येदियुरप्पा वहाँ सार्वजनिक रूप से बयान देने लग गए थे। और जो मठों की राजनीति, हम ये भूल जाते हैं कि मठों की राजनीति वहाँ इतनी प्रभावी है, चाहे लिंगायत मठ हो, चाहे वो कलिग्गा से जुड़े मठ हो, चाहे कोरबा से जुड़े मठ हो। तो शैव जो मठ है वो मठ खुलकर हमेशा बीजेपी के पक्ष में आते रहे, लेकिन इस बार उन मठों की राजनीति में बड़ा चेंज आया और उन्होंने अपने आप को तटस्थ कर लिया। उन्होंने मतदाताओं से ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस को वोट दो, जेडीएस को दो, बीजेपी को दो। नहीं हो सकता है साइलेंट संदेश दिया गया हो, क्योंकि जब संदेश नहीं दिया जाना होता है तो भी संदेश दे दिया जाता है। अब जो सबसे बड़ा तुमकुर का जो मठ है, कर्नाटक का सबसे बड़ा मठ तुमकुर का जिसे कहा जाता है, जहाँ नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो सोनिया, राहुल गांधी भी जाते हैं। तो एक तरह से उस मठ का संदेश इस बार साफ था मतदाताओं के लिए कि आप निर्णय करें, जो कर्नाटक की भलाई चाहता है उसके पक्ष में निर्णय करें। और ये जो बात थी कांग्रेस के घोषणा पत्र की, चाहे PFI की बात हो, चाहे बजरंग दल की बात हो, लेकिन उससे इतर जो बातें उस घोषणा पत्र में थी, गृह लक्ष्मी योजना, 2000 रुपये उस महिला को दिए जाएंगे जो परिवार में एक महिला मुखिया होगी, उसको पर मंथ 2000 रुपये दिए जाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री। ये कांग्रेस के वो मॉडल था जिसको लेकर वो महंगाई का जो दौर है, उस महंगाई के दौर में ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है आम वर्ग के लिए। 10 किलो चावल का जो गृह लक्ष्मी। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी कर्नाटक से जुड़ गई हैं। अदिति, इस बार अच्छी चीज यह है कि कर्नाटक में कोई सियासी नाटक होता हुआ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आपके पास अंदर की जानकारी होती है। भाई बहुमत आना एक बात और मुख्यमंत्री बनना दूसरी बात। नाटक होता है मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई ऐसा नाटक वहां दिखाई दे रहा है आपको लग रहा है कि नहीं? इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ हैं, एक चेहरे के पीछे सब खड़े हो जाएंगे, कोई ऑप्शन बीजेपी के लिए नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुर्सी की बात जब आती है तो अंदर खाने क्या कुछ होता है। जैसे ही आंकड़े आए मैजिक नंबर के पास, तो खबर ये आई
कि सिद्धारमैया ही बनेंगे मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि उनका इम्पैक्ट और जो उनका पॉपुलैरिटी है वो पूरे कर्नाटक में बहुत ज़्यादा है। डीके शिव कुमार बहुत गजब के मैनेजमेंट रहे और सड़क पे भी उन्होंने काम किया, लेकिन क्योंकि उन पे ईडी तमाम तरीके की चीज़ें हैं तो वो नहीं चाहते कि 2024 तक बीजेपी को या इस तरह की किसी भी चीज़ को कोई मौका मिले। ये बात आई निकल कर, ये सच है नहीं है मैं आगे बताती हूँ जी। फिर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 6 बजे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे केपीसीसी के ऑफिस अभी तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहाँ चल रही है बैठक। तो बात निकल कर आई कि फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है कि 3 डिप्टी सीएम बने जिसमें एक दलित हो, सिद्धारमैया एक सीएम हो। अब जब हमने फर्स्ट इंडिया ने खोज करने की कोशिश की तो दोनों खेमे मुखर होकर ये कहते नजर आए कि सीएम तो हम बनेंगे। डीके शिव कुमार की तरफ से ये कहा गया, उनके खेमे की तरफ से, कि हमने कोविड से लेकर अब तक जमीन पर काम किया है और ये आला कमान अच्छे से जानता है, और चाहे मैनेजमेंट की बात हो तो पाई पाई का काम डीके शिव कुमार ने किया है। इसीलिए बिहाइंड द कर्टन्स उनको संकट मोचक पार्टी का कहा जाता है। वहीं सिद्धारमैया एक तो लिंगायत है, दूसरी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका उम्र, और वो कह चुके हैं कि उनका आखिरी चुनाव है। तो जब हमने काउंटर किया कि ये तो आखिरी चुनाव है, इनको बनने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल क्या कैबिनेट में रहूं। सिद्धारमैया लिंगायत से नहीं आते, कोरमा से आते हैं, हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा ये कि वहां तो ये लोकल स्तर पर चलता भी होगा, कहा जाता है कि भाई डीके शिव कुमार को फोन आया, अब फोन किसका आया छोड़िए, कहा गया कि उप मुख्यमंत्री बनना है, ये बीते वक्त की बात है, या जेल जाना है। तो डीके शिव कुमार ने कहा कि जेल ही चला जाता हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का लॉयल हूं। अब लॉयल्टी का क्या वाकई में यहां परिणाम मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या एक अलग राह दिखाई दे सकती है? देखिए, टॉप सोर्स से तो ये बात निकल कर आ रही है कि डीके शिव कुमार बन सकते हैं मुख्यमंत्री। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आज नहीं 5 दिन पहले ही ये मन बना चुके थे कि डीके शिव कुमार को बनना है। अब इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े सूत्र ये बता रहे हैं कि जो कल उसकी लेजिस्लेटिव बैठक होगी उसमें उनका जो भी कहना होगा, विधायकों की जो भी मंशा होगी। हालांकि कांग्रेस में हमने देखा है कि विधायक क्या कहते हैं, होता क्या है, राजस्थान एक बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन सिद्धारमैया को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें, लेकिन फिलहाल जो आला कमान है उनकी पसंद अब डीके शिव कुमार बनते हुए उभर रहे हैं। ना सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे मैनेजर हैं, बल्कि पिछले 3.5 साल उन्होंने जमीन पर काम किया है। ऐसे में आपके पास आऊंगा योगेश जी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वहां से आते हैं और उनके पास लोकल इनपुट होगा, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को चुनना इतना मुश्किल हो सकता है? क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा जो कर्नाटक में घट रहा होगा और उनको पता नहीं होगा। देखिए विजेंद्र, अगर सिद्धारमैया और डीके के बीच में इसी तरह की कंट्रोवर्सी रही तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही वो फेस होंगे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दलित हैं और सारे पद अब तक उनके पास रहे हैं। जब से चुनाव हुए विधानसभा के, तब से सर्वाधिक जो प्रोफाइल है उनकी बहुत ही गजब की प्रोफाइल है। उनके बेटे ने भी चुनाव में जीत दर्ज की है। और मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरह से कहा जाए तो आलाकमान के विश्वस्त है। और आपने कुछ दिनों पहले डीके शिव कुमार का बयान भी सुना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री के हमारे चेहरे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर दोनों ही, और ऐसे वक्त में फिर डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम हो सकते हैं और सिद्धारमैया कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर हो सकते हैं, या और कोई बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है केंद्र की राजनीति में। लेकिन ये ज़रूर है कि बीच का रास्ता निकालना होगा। अदिति ने सही कहा है कि सिद्धारमैया बहुत प्रभावशाली है, लेकिन सिद्धारमैया के साथ एक बात बहुत बेहद अहम है कि सिद्धारमैया मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है, वो जेडीएस से कांग्रेस में आए हैं। डीके शिव कुमार एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, आलाकमान की पसंद है। और ये कहा जा सकता है कि उपयुक्त चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री बनने के। लेकिन ये बात भी सही है कि कई तरह के केस उनके ऊपर चल रहे हैं, तो उन्हें दिक्कतें आ सकती है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता डीके के साथ है। और ये बात सही है कि सिद्धारमैया, और आपको ये और बता दूं कि इस बार जो टिकट वितरण हुआ है
उसमें सिद्धारमैया की पूरी तरह नहीं चली है। अगर नंबर गेम होता है और विधायकों का अगर एक एक करके नंबर गेम होता है तो वो डीके के पक्ष में ज़्यादा जाएगा, ना कि सिद्धारमैया के पक्ष में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब ये कह रहे हैं डीके नहीं, डायरेक्टली खड़गे के ही पक्ष में चला जाएगा। खड़गे तो वो फेस है जो इन सब के बीच में एक ऐसे फेस, और ये बात सही है। आपको बता दूं कि पूरे टिकट वितरण में खड़गे की भूमिका बहुत अहम थी। खड़गे वो हैं जिनको एक एक विधानसभा क्षेत्र कर्नाटक के 5-5 वहाँ के जो दावेदार थे टिकट के, उनके नाम याद थे। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जब उस पर डिस्कस करते थे एक एक सीट पे, तो खड़गे ये बोल देते थे कि आपने फलाने का नाम कैसे मिस कर दिया, वो भी तो दावेदार है, वो भी तो 5वां, उसका भी तो रखिए आप नाम। केसरी सिंह जी कुछ कह रहे हैं, और केसरी सिंह जी इसके साथ ये भी कि भाई कांग्रेस का एक फॉर्मूला है, एक व्यक्ति एक पद, लेकिन खड़गे जी के लिए एक व्यक्ति 2 पद तो अभी आई, अब 2 से 3 भी हो जाएंगे तो वो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर रूल फॉलो होगा। देखिए, इसको 2 पार्ट्स में देखते हैं। पहला, अपन बीएल संतोष साहब की आपने बात की थी। बीएल संतोष साहब ने इस पे काफी मेहनत की थी। उनके सर्वे रिपोर्ट्स उनके हाथ में थे। उन्होंने तकरीबन 78 लोगों की एक लिस्ट पुटअप की थी, 78 कैंडिडेट्स की, जो उन्होंने पैनल में बाकी लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया था, और उन्होंने डायरेक्टली वो लिस्ट पुटअप की थी, उस लिस्ट के ऊपर येदियुरप्पा साहब का बहुत भयंकर तरीके से विरोध हुआ था, और वो सारा का सारा मैटर वहां बीच में सेंटर में आला कमान में चला गया, और फिर फाइनली उम्मीदवार वहां से डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब आते हैं डीके शिव कुमार और खड़गे साहब के बीच में। देखिए, सामने आ रहे हैं 3 बड़े स्टेट्स जो आप जानते हैं, जिसमें हमारा स्टेट भी है, मध्य प्रदेश भी है, और उसके अलावा 2024 का चुनाव। आज की तारीख में राजस्थान जैसी या पहले पंजाब जैसी कोई भी स्थिति कांग्रेस उत्पन्न करना नहीं चाहेगी, और खड़गे साहब जैसा सीनियर लीडर ये बात भली भांति समझता है। और जहां तक बात शिव कुमार साहब की है, वो खुद ये बात जानते हैं कि 2024 तक हमें ये मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, मेरा ये मानना है, और जो मैं इनका एक्सपीरियंस देख रहा हूं, ये अगले 1 से 2 दिन के अंदर पूरा मामला सेटल कर लेंगे। और जैसा आप बता रहे थे, हो सकता है खड़गे साहब को जिम्मेदारी 2024 के लोकसभा चुनाव तक दे दी जाएगी। इंटरनली क्या इनके बीच में साठगांठ होती है, क्या रिपोर्ट होती है, ये तो दिली इच्छा भी पूरी होना होगा, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी था कि भाई उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट में प्रबल दावेदार थे, लेकिन वो बन नहीं पाए थे। एक बार तो चलिए ऐसा भी हो जाएगा। विजेंद्र, जब जयपुर आए थे खड़गे साहब ऑब्जर्वर बन के, तो जब वो होटल में रुके मैरियट में, तो वहाँ पर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनसे कहा कि आपके पैरों में सूजन आ रही है। तो खड़गे साहब ने कहा कि सूजन नहीं है, पैर ऐसे ही है मेरे। तो उन्होंने साहब काफ़ी सूजन लग रही, मोटे लग रहे हैं आपके नीचे से पैर का हिस्सा, तो ऐसा लग रहा है सूजन है, तो कोई बाम वगैरह कुछ और कोई डॉक्टर को दिखाना। तो उन्होंने मना कर दिया। बोले मैं हमेशा सत्ता में रहा हूँ, विपक्ष में भी रहा हूँ, तो लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ। तो मैंने आज़ादी के बाद जब से चुनाव लड़ा तब से सत्ता में रहा हूँ, पहले इलेक्शन से लेकर आखिर तक। तो जो भाग्य होता है, और आप देखिए पिछले 6 महीने के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते, हिमाचल की जीत होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपने घर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को विजय दिला देते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। शुभंकर जो होता है, किसी के लिए लकी होता है, वो एक अलग बात है। हालांकि अभी भी मेरा जो मानना है, ये जो केसरी जी कह रहे थे, बड़ा बहुत ही अहम है कि सिद्धारमैया को साइडलाइन करके कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात भी सही है कि कांग्रेस आलाकमान इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। अगर यही सीटें 111, 110 या 112 के आसपास होती थी, तो सिद्धारमैया अब तक सीएम डिक्लेयर ही हो चुके होते। अब ये काफी कंफर्टेबल जोन में है कांग्रेस। तो मुझे लगता है आलाकमान भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी सबसे ज्यादा टाइम यही गुजारा। अदिति, क्या वाकई में आपको लगता है कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका गांधी के सबसे ज्यादा सभा और दौरों को दे दिया जाएगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हार की बात आती है तो फिर बड़े लीडर्स को कोसा नहीं जाता है, लेकिन जब जीत जाते हैं तो पूरा का पूरा मुकुट उनके सिर पर डाल दिया जाता है। सबसे पहले तो अगर जीत का क्रेडिट की बात है, तो एक लाइन बहुत जरूरी है यहाँ पर कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। कॉमन मैन ने वही लिया जो उसको करना था, वो नहीं ले पाया तुष्टीकरण। और जब हम पिछले लंबे समय से बेंगलोर थे तो क्या कुछ था वो हमने पहले ही बताया था कि पब्लिक क्या सोच रही है। लेकिन अब राहुल गांधी की बात करते हैं। सुबह 9 बजे के आसपास का समय था जब एआईसीसी के ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो रिलीज होता है और राहुल गांधी, केवल राहुल गांधी की फोटो आती है और उसमें लिखा जाता है, गाना चल रहा होता है, आई एम इनविंसिबल, आई एम अनस्टॉपेबल। ठीक है, अप्रिशिएबल है, लोग एक्साइटेड है। लेकिन 9 बजे जब तक तस्वीर साफ नहीं थी,
और अगर कर्नाटक जीत भी गए तो अभी बहुत लंबा सफर जारी करना है। लेकिन अगर कर्नाटक जीत गए तो क्या सिर्फ राहुल गांधी की वजह से? सिद्धारमैया कहाँ है? डीके शिव कुमार कहाँ है? चलिए ये भी छोड़ देते हैं, अब तथ्यों की बात करते हैं कि राहुल गांधी से क्या इंपैक्ट आया। तो राहुल गांधी ने दो बड़ी चीज करी। समय के बहुत पहले कर्नाटक में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उस इलाके में जो कि जेडीएस का गढ़ माना जाता था, और आज जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, आज जो शिफ्ट हुआ है परसेंटेज, उछाल जो आया है, वो जेडीएस के जो शिफ्ट हुआ है जेडीएस के वोटर्स का। क्योंकि राहुल गांधी ने जब गुजरात में चुनाव थे, उस समय जब वो कर्नाटक थे, तो वहां का माहौल बदला, करंट लेकर आए, कार्यकर्ता के अंदर भी एक आत्मविश्वास जगा। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? दूसरा काम उन्होंने डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया को हाथ से हाथ पकड़ के कभी सड़क पे भगाया तो कभी पैदल चलाया। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उसका मन बच्चे जैसा होता है, वो देखता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है तो हाँ ठीक है, फिर सब अच्छे से करो। वो देखता है पार्टी में कुछ ठीक नहीं है तो उसका मनोबल टूट जाता है। तो ये दो काम जाहिर तौर पे राहुल गांधी के चेहरे पर जाने चाहिए, उनके सिर पर जाने चाहिए कि उन्होंने ये किया। लेकिन डीके शिव कुमार ने कोविड के समय से काम किया। मैंने यहाँ पर जब लोगों से बात की थी, जब मैं 1 महीने पहले आई थी, तब लोगों ने कहा कि कोविड में सरकार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया था, हम उससे खुश नहीं हैं। दूसरी बड़ी बात है 40% वाली जो बात है, बार बार जनता को ये बताया गया कि पे सीएम, ये बताया गया कि वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार वाला काम है, तो वो बहुत इम्पैक्ट किया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो गारंटी की बात है, उन्होंने जैसे हिमाचल में गारंटी का नाम आया, वो आम आदमी पार्टी और अलग बात है, लेकिन जो ये 5 स्कीम जिसमें आप 200 बिजली यूनिट फ्री दे रहे हैं, महिला युवा सबको कनेक्ट कर रहे हैं, और एक वीडियो रिलीज होता है उसमें सिद्धारमैया कहते हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी। डीके शिव कुमार खुद क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಈಗ ಇದು ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು, ತಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು। ಇದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಭವನ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ। ಈ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತವನ್ನ ಜೋಡೋ ಮಾಡುವಂತ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇದು ನನ್ನ ಗೆಲುವಲ್ಲ, सिद्धरामैया ಗೆಲುವು। क्या वाकई में जिस तरीके से बीजेपी एक एक करके चुनाव हार रही है, क्या उससे जेपी नड्डा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या वाकई में खड़गे कांग्रेस के लिए उस लक्की चार्म की तरह है जिसको छू लिया जाए तो जीत हासिल हो जाती है? सवाल यह भी है कि दलितों को जिस तरीके से कांग्रेस एक बार फिर से खुलकर साधने लगी और कह रही है कि नहीं, उनको हम मैक्सिमम वोट सीट देंगे, क्या वो एक अलग तरीके की सियासत है? ये सब कर्नाटक के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसका परिणाम यह है कि कांग्रेस बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें लेकर वहां सत्ता में काबिज हो रही है। क्या बीजेपी के अंदर मंथन की जरूरत है? जितेंद्र श्रीमाली जी, सर सब कुछ तो कर लिया, साम दाम चली मैं छोड़ दूं, दंड भेद, ये सब कर लिया आपने। दाम मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सीधा मैं कह नहीं सकता, उसके बावजूद अगर ऐसा हो जाए तो सवाल किस पर उठाया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा कि मैंने बताया, कहने को तो जब कुछ भी कह सकते हैं हम, परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि जब संगठन हारता है या पार्टी हारती है चुनाव के अंदर, तो निश्चित तौर के ऊपर उसके ऊपर मंथन किया जाता है और वहाँ की जो स्थानीय स्तर के ऊपर कहाँ गलती हुई इसके ऊपर पूरी तरह से मंथन किया जाएगा। पर जैसा कि मैंने बताया कि कर्नाटक के चुनाव की स्थिति देखें, और जैसे भी बातचीत में भी बात भी आ रही थी कि पहले कोई बीजेपी वहां पर लगातार बीजेपी का संगठन वहां पर हो, लगातार बीजेपी वहां पर बड़े मजबूती से रही हो। सिद्धारमैया के कारण से ठीक है, हम सरकार में आ गए थे और बहुत मजबूती से वहां संगठन को खड़ा किया है। सर, सिद्धारमैया की वजह से आप कैसे आ जाएंगे? नहीं, येदियुरप्पा के कारण से, परंतु उसके बाद में लगातार भविष्य का प्लान तो नहीं बता रहे? संगठन को लगातार वहां पर मजबूत किया है और प्लान बी को डिकोड तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, जहां तक खड़गे जी की बात है, और तो वहीं पर ही इस चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव भी है, वहां पर कांग्रेस बहुत ही शर्मनाक स्थिति के अंदर आई है। वहां भी इसी प्रकार के चुनाव है, 17 मेयर के चुनाव है, 17 में से एक भी मेयर कांग्रेस पार्टी का नहीं बन पाया। नगर पालिकाओं में सब जगह कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। तो इसलिए केवल एक चुनाव के आधार के ऊपर, क्योंकि हर जगह की स्थानीय स्तर पर रहती है, और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि वहां मुख्यमंत्री की जो लड़ाई चल रही है
वो कौन सी लड़ाई का लड़ाई उनको चल रही है, बिल्कुल सर? वही स्थिति याद आ रही उत्तर अभी 10 कर्नाटक मिनट पहले के फोटो सब हाथ कर्नाटक एक साथ लेकर खड़े हुए हैं। सोलंकी कौन सी जी लड़ाई? सुनिए तो सही, कर्नाटक आप की एक-एक स्थिति करके प्लान जब बी के न्यूज क्लू देख दे रहे रहे हैं, हैं सर। तो हमें राजस्थान की वही 5 साल की पहले की स्थिति याद आ रही है, पौने 5 साल पहले जो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से 5-5, 7-7 दिन तक आपस में मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ी, और कर्नाटक की जनता भी राजस्थान की जनता की जैसे भुगतेगी निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि यहां पर कांग्रेस में सत्ता की भूख की लड़ाई जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, हम यह देख रहे हैं कि आप और कितने दिन सरकार चल सर, वो पाएगी, तो बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, आप तो कितने अल्पमत दिन में भी सरकार बना लेते हैं। सरकार कितने दिन चल पाएगी ये, और कितने दिन ये लोग एक रह पाएंगे, राजस्थान की जनता रोज भुगत रही है। मैं 3 चीजों को पॉइंट आउट कर रहा हूं, सुनिए सर। पहला, सिद्धारामैया की वजह से हमारी सरकार बनी। दूसरा, वह गुटबाजी चल रही है। और तीसरा, ना जाने कितने दिन सरकार चलेगी। अब मैं नहीं चाहता कि जितेंद्र श्रीमाली जी कर्नाटक कितनी ताकत रखते हैं, लेकिन ये कहीं प्लान बी का जिक्र तो नहीं कर रहे। देखिए वो आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तीनों बात आपने कही है सर, मैंने नहीं कही। सुनिए, वो तो आप कुछ भी कह सकते हैं, परंतु आप तो कहने को संभावना है। नहीं, ये तो कांग्रेस वाली बात कह रहे हैं कि साहब जनता, अगर यहाँ तीनों बात आपने अगर यहाँ कर रहा हूँ, अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ वहां पर स्थानीय स्तर पे क्या रही, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, ये सबसे बड़ा हो सकता है कि इनका ये जो प्लान भी है वो कहीं ना कहीं लागू हो जाता। मगर मेरा ये मानना है कि खड़गे साहब जैसा सीनियर आदमी जो आज की तारीख में जहां बैठा है और जितना उनका एक्सपीरियंस है, वो 2024 से पहले तो साहब कोई कंट्रोवर्सी, क्योंकि क्या है, कांग्रेस ने 2 चीजें, कांग्रेस ने संगठनात्मक तौर पे कर्नाटक में मजबूती दिखाई है, ये फैक्ट है, और कहीं ना कहीं बीएल संतोष साहब जो चाहते थे वो बीजेपी कर नहीं पाई है, इसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता है। आज की तारीख में खड़गे साहब ये राजस्थान और पंजाब की स्थिति किसी भी हालत में कर्नाटक में तो उत्पन्न नहीं होने देंगे जी। ये तो कंफर्म है। ठीक है प्रशांत, सवाल आपसे है, क्योंकि जब ये बहुमत की तरफ कांग्रेस जा रही थी तो बात आई कि भाई हैदराबाद में बाड़ेबंदी होगी, सभी जीते हुए विधायकों को लेकर जाएंगे। क्या वो स्थिति अभी भी आपको दिखाई दे रही है? और क्योंकि आप तो राजस्थान से हैं, एक अलग तरीके का अनुभव भी रखते हैं, तो ये बताइए क्या 5 साल वहां टेंशन बनी रहेगी कि सरकार है या नहीं है? नहीं, मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई टेंशन बनी रहेगी। आई थिंक दोनों ने अपने साथ में एज अ टीम वर्क काम किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक एग्जाम्पल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और ये प्रोसेस है, देखिए पार्टी के अंदर ऑब्जर्वर्स आएंगे तो सबसे मिलेंगे भी और राय भी जानेंगे, विधायक दल की मीटिंग में लेंगे, मगर डिसीजन आलाकमान लेगा। जो आलाकमान को देखेगा बेहतर के लिए कि भाई किसमें ज़्यादा बेनिफिट है, आई थिंक उसका जो जनता ने मैंडेट दिया उसको वो करेगा। बेनिफिट बात कैसे कि पार्टी फंड कितना है? नहीं, बेनिफिट ये रहा कि कौन ज्यादा लेके उसको आगे जाता है, पार्टी को, पार्टी की बात को कौन रखता है। नहीं, फाइनेंशियली नहीं, प्रोग्राम्स के अंदर संगठन को लेके इस तरह से। और बाकी रही बाड़ाबंदी की बात से डीप बातें मतलब इनडायरेक्टली जो निकलवा रहे हैं। देखिए साहब, मेरा ये मानना है, सीधा सवाल पूछ लेता हूं। रही बात बाड़ेबंदी की, तो बाड़ाबंदी भी जरूरी होती है। अगर जैसे मान लीजिए आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि भाजपा कितनी महारत हासिल है सरकार को ट्रॉपल करने की। आई थिंक हर जगह मध्य प्रदेश विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, आप करते हो, आप भ्रमित करते हो, डराते हो, भ्रमित करते हो, ईडी का लगाते हो, सीबी का लगाते हो, तो हमको सेफगार्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं कि सेफगार्ड करने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, सेफगार्ड तो हम करेंगे। एक और नाम जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, दरअसल वो नाम है कुमारस्वामी का, जेडीएस का। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आज तक वो किंग मेकर की भूमिका में रहते थे, अभी भी वो 19 सीटें 19 विधायक जिताकर लाए हैं। क्या ये मान लिया जाए कि ये 19 विधायक किंग मेकर की भूमिका में नहीं होने की वजह से जब अगला चुनाव हो रहा होगा तो उस वक्त जेडीएस को लेकर ही सवाल हो रहा होगा? देखिए, जो 5% वोट स्विंग हुआ है जेडीएस का, माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ जी, वो इन्हीं के गढ़ से हुआ है। जो और एक ही नाम है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार, एक्चुअली डीके शिव कुमार नहीं, सिद्धरामैया। ठीक, ये जो बेल्ट है, जो जेडीएस का गढ़ कहा जाता है, हम चलेंगे बेंगलोर से मैसूर की तरफ, तो बीच में बड़े शहर आएंगे, श्रीरंगपट्टनम आएगा, रामनगर आएगा, जहाँ शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। और जब हम ओल्ड मैसूर तक जाते हैं, मैसूर, इसको ओल्ड मैसूर रीजन कहा जाता है, इस पूरे इलाके में तकरीबन 32 सीटें कांग्रेस ने जीती है। और ये वो बेल्ट है जो जेडीएस का सबसे प्रभाव क्षेत्र है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी भी फिसड्डी रहती थी, कांग्रेस भी पिछले चुनाव में फिसड्डी रही। और यहाँ देवागौड़ा का इतना ज़बरदस्त प्रभाव है, जो वोकालिक का जिनका कम्युनिटी है उसका, वहाँ हर गांव के अंदर वहाँ बड़ी ताकत है वोट बैंक की। आपको ध्यान होगा पिछले चुनाव में कुमारस्वामी 2 सीटों से चुनाव जीते, और इसके साथ ही उनकी पत्नी ने भी चुनाव जीत लिया।
तो एक तरह से इस पूरे परिवार का देवागौड़ा, और देवागौड़ा की पूरे कर्नाटक में बहुत सम्मान और बहुत इज्जत है उनकी, और इस पूरे बेल्ट के अंदर इस बार कांग्रेस ने सेंध लगाई। उसका कारण सिद्धरामैया रहे कि सिद्धरामैया ने अपनी टेस्ट के या अपने जो पसंद के लोगों को वहाँ वो टिकट दिलाने में कामयाब रहे। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि जेडीएस के रही, लेकिन वो चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीत गए। तो ये जो पूरा रीज़न है, यहीं से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि जेडीएस इतनी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तोड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी अलग रणनीति के साथ यहाँ पर काम किया। और आपको फिर मैं विजेंद्र याद दिलाना चाहूँगा कि एकता किसी भी संगठन की ताकत होती है। यहाँ पर 3-4 दिन पहले ANI पर एक इंटरव्यू था, DK शिव कुमार सिद्धरामैया से सवाल कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, उनसे पूछा कि आपके आज हाथ पे चोट लग रही है क्या, था वो कन्नड़ में ही सारा संवाद। तो सिद्धरामैया ने बताया थोड़ी सी चोट लग गई मेरे, और इस तरह से। लेकिन वो बातें चाहे कैसी भी हो, बाहर कुछ भी हो, बाहर कितने झगड़े हों, टिकट वितरण में स्क्रीनिंग कमेटी में कितने झगड़े रहे हों, लेकिन जो पब्लिक ने देखा कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग दिख रही है और जो एक कहा जा सकता है जो चित्र है वो बोलता है, तो वो बोलता हुआ चित्र था। और उसने कांग्रेस के कार्यकर्ता को बूस्ट भी किया और एक मैसेज दिया कि कांग्रेस तो एक है। दूसरी तरफ बीजेपी में शट्टार के जाने से और तकरीबन कई जगह पे रिफ्ट जो नज़र आ रहा था, चाहे वीर संतोष जी की बात कर लें या येदियुरप्पा के बीच की बात कर लें, तो ये तमाम जो कारण थे, कांग्रेस ने कोशिश की कि वो एक दिखे। जो बात राजस्थान की होती है, वो राजस्थान में भी यही बात आती है, कांग्रेस यहाँ एक नहीं दिख रही। वहाँ पर मैच्योरिटी जो लीडर्स ने दिखाई, टॉप लीडर, क्योंकि टॉप लीडर से मैच्योरिटी दिखाएंगे, उन्होंने जो मैच्योरिटी दिखाई, एक सम्मान जो होता है वो दिखाया, वो इस सम्मान का कारण है। आपको बता दूं, स्क्रीनिंग कमेटी का ये किस्सा है, जो DK शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच किसी एक सीट को लेकर बहस हो गई। आखिर में DK शिव कुमार ने कहा कि सिद्धरामैया बड़े नेता हैं, हमारे सीनियर है, उनकी सोच है वही मेरी सोच है, लास्ट में ही कहा उन्होंने। तो ये सब बातें जब होती है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ पार्टी को नीचे तक मिलता है। ठीक है केसरी सिंह जी, क्योंकि अब हमें छत्तीसगढ़ देखना है, राजस्थान देखना है, और यहाँ भी 2-2 चेहरे देखने हैं कांग्रेस के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि जो कर्नाटक में हुआ, और खड़गे वहाँ हैं, उन्होंने वहाँ मैनेज भी की हैं चीज़ें, और खड़गे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो इन दोनों स्टेट के अंदर भी चेहरों को मैनेज करने की स्थिति में दिखाई आपको दे रहे हैं? देखिए, राजस्थान की स्थिति को आप कर्नाटक से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, सिवाय 2 बातों के। एक चीज़ है संगठन, जैसे आप अभी समझा रहे थे और बता रहे थे कि कांग्रेस ने वहाँ पर जो संगठनात्मक शक्ति दिखाई है, वो संगठनात्मक शक्ति अगर वो यहाँ दिखा पाए, इसके लिए खड़गे साहब को कहीं ना कहीं रंधावा साहब को एक फ्री हैंड देना पड़ेगा। और रंधावा साहब ने भी 3 सहयोगी अपने चुने हैं, जिनके बीच में उन्होंने 50-50, 60-60 करके क्षेत्र बांटे हैं। तो अगर वो रंधावा साहब वाली टीम अगर इनको साथ ला पाई, तो साहब आप देखेंगे रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। मगर क्योंकि यहाँ की जो लड़ाई है, वो लड़ाई कर्नाटक की लड़ाई से काफी भिन्न है। जेडीएस जो इतना बड़ा फैक्टर था वहां पे, उतना बड़ा फैक्टर यहाँ आज की तारीख में राजस्थान में कुछ नहीं है। एक बात मैं आपको थोड़ा 30 सेकंड्स में समझाने की कोशिश करूंगा कि पिछली बार दोनों पार्टियों के जो कुल मत आए थे, उनमें करीब 1,84,000 वोटों का डिफरेंस था। मगर आप देखें कि जहां 14.5 लाख वोट बीएसपी ले गई, 8.5 लाख वोट हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी ले गई, जहां 4.5 लाख वोट नोटा में चले गए, 33 लाख वोट निर्दलीय ले गए, करीब 62 लाख वोट पिछली बार 2018 के चुनाव में ऐसे थे जो ना कांग्रेस को मिले ना बीजेपी को मिले। तो वो जो जेडीएस वाला रोल है, वो यहां प्ले करने के लिए मुझे नहीं लगता कोई इस लेवल पे है। एक बात वापस कांग्रेस अगर कर्नाटक में चले तो 2024 के लोकसभा से पहले आप देखिएगा बीजेपी वापस रिवाइव करके वो जेडीएस वाले जो 5% वोट हैं वो उस तरफ वापस पुश करने की कोशिश करेगी, ताकि लोकसभा में वो गेन ले सके। राजस्थान में अभी नई एक्टिव हो गई। लोकसभा का तो चुनाव ही अलग हो जाता है ना सर, क्षेत्रीय आधार पर तो हो तो नहीं, राष्ट्रीय आधार पर होता है। उसके अंदर अब मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए कोई चेहरा होगा, तभी तो विकल्प चुना जाएगा। हाँ, और वो चेहरा अभी कर्नाटक में तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि मोदी जी के लेवल के ऊपर कोई चेहरा हो। राजस्थान के अंदर अभी संगठनात्मक रूप में अगले 3 से 4 दिन के अंदर पायलट साहब पहुंच रहे हैं जयपुर में। बहुत सारी, मेरे हिसाब से अगले 7 दिन कांग्रेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये प्रशांत हमारे साथ हैं, हो सकता है अंदर की कोई खबर हो। प्रशांत, अगले 7 दिन में कुछ बदल रहा है कांग्रेस में राजस्थान? पूरी खबर पूरी ही खबर है, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ ना कुछ आई थिंक डिसीजन लेना चाहिए आलाकमान को, और जैसे यात्रा खत्म होती है मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ, जैसे क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी मजबूत है, हमारे बोलने को मौका दिया जा रहा है। आई थिंक कोई रिएक्शन नहीं दे हम रहे। भी खुलकर दे रहे हैं सर बोलने का मौका, बोलिए ना।
हाँ, क्या तो हो वो सकता है? बहुत जल्द इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सारे के सभी हमारा फोकस था कि किस तरह से बीजेपी को कर्नाटका में हरा सके। आई थिंक वो उस मिशन में हम कामयाब हो गए। अब नेक्स्ट जो मिशन है हमारा आने वाले जो 5 विधानसभा के चुनाव में उसमें होगा राजस्थान, उसमें सबसे प्रमुख आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक होगा। ये जो भी खींचातानी है, जो भी कश्मकश है, मैं समझता हूँ कि जो नॉर्मल वोटर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि ये अच्छा जो सच बताइए, तो खत्म ये हो भूमिका जाए। कौन निभाएंगे? रंधावा जी निभाएंगे या राहुल गांधी प्रियंका गांधी निभाएंगे? देखिए, तो आलाकमान निकालेगा। आलाकमान में सारे ही तीनों नाम उसी के अंदर आते हैं, उसमें खड़गे साहब को भी जोड़ लीजिए। आई थिंक बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। जो मैंने कहा पहले भी, जो हमारी प्रायोरिटी थी वो पहले कर्नाटका को जीतने की थी, अब बहुत जल्द आई थिंक इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और संगठन में जितने भी चेंजेस हैं वो भी होने के मैं समझता हूँ कि हो सकते हैं। जैसे कि अच्छा हमारे सच जिला बताइए, अध्यक्ष की अगर नियुक्ति- वहां हार जाते तो यहाँ चेंजेस कुछ अलग होते, और जीत जाते तो चेंजेस, जीत गए तो चेंजेस अलग होंगे? नहीं, इतना अंतर आया है? देखिए हो सकता था ये अंतर आने का, मगर वो तो बाय वर्च्यू होने ही है। आई थिंक जैसे जिलाध्यक्ष की नियुक्ति है वो कहीं रह गए, कई सारे ब्लॉक नहीं, अध्यक्ष वो हैं, चेंजेस थोड़ी ना है, वो तो एक प्रक्रिया है। अब वो अब ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब बाकी तो आलाकमान ही बताएगा कि मैं कैसे हो सकूँ। आलाकमान से आप पूछेंगे, पॉइंट हम आपके सूत्र बहुत जोड़ बढ़िया गए हैं। जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आप देखिएगा बीजेपी अगर सही में इतनी कॉन्फिडेंट होती और वो दोनों में कंट्रोवर्सी नहीं चल रही होती, आपस में इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होती, सबसे लास्ट में बीजेपी ने अपनी लिस्ट डिक्लेयर करी थी कर्नाटक के अंदर। जेडीएस इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो दिसंबर में ही अपने 50 लोगों की लिस्ट निकाल के बैठ गई थी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये लोग अब राजस्थान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कांग्रेस इस बार राजस्थान के अंदर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट चुनाव से करीब 1 महीना पहले जारी कर देगी। ठीक है योगेश, 2 चेहरों का जिक्र मैं कर रहा हूं, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी। दोनों ने बड़ी मेहनत की कर्नाटक में, लेकिन कमाल की बात यह है कि 10 तारीख से कई दिन पहले राहुल गांधी भी वहां से निकल आए और प्रियंका गांधी भी निकलकर रणथंभौर में 3 दिन आराम करके गई। सोनिया गांधी अंतिम वक्त में जरूर गई वहां पर रैली करने के लिए। तो यह कॉन्फिडेंस था दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कि चलिए हमें जो काम करना था कर दिया, या फिर वो एक रूटीन प्रक्रिया है कि भाई हमें ये काम सौंपा गया था, कर लिया, अब थकान है, अब निकल रहे हैं? देखिए, भरोसा था स्थानीय नेतृत्व पर, लोकल लीडरशिप। और आपको मैं बताऊं कि इस बार कर्नाटक के अंदर बाहरी नेताओं को कम से कम बुलाया गया। स्टार प्रचारक भी बिल्कुल सेलेक्टेड थे, बाहर से किसी नेता का दखल नहीं था। पर्यवेक्षकों जो बाहर से जाते हैं अलग अलग राज्यों से, उनको भी रोक दिया गया। जब ये पूछा गया वहाँ पर बड़े नेताओं ने कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो डीके शिव कुमार ने ये कहा कि कर्नाटक की जो पब्लिक है वो बाहर के ऑब्जर्वर को पसंद नहीं करती। कोई राजस्थान से मान लीजिए प्रशांत बैरवा जी जाके हुबली में समय बिताते हैं, तो वहाँ लोकल जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते जी। तो इससे अच्छा है कि हम अपने ही लोगों भाषा को की भी भेजें। समस्या आती है, भाषा की भी आती है, और एक अननेसेसरी कोई भी ऑब्जर्वर जाता है तो फिर वो डिस्टर्ब भी होता है वहाँ पर। तो इसलिए बहुत कम लोग वहाँ पे भेजे गए। खड़गे ने सेलेक्टेड लोगों को वहाँ लगाया एआईसीसी के, जिनमें सबसे महती भूमिका रणदीप सुरजेवाला की रही, और बीके हरिप्रसाद। जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी कांग्रेस की, उसके सभी सदस्यों को अलग अलग जोन दिए। मोहन प्रकाश, नीरज डांगी, इन सबको वहाँ पर ज़्यादा समय दिया गया, इनको अलग अलग बैठ दी गई। 3 महीने 3.5 महीने से ये लोग वहाँ डटे हुए थे। इसके साथ ही जो जिनको इंग्लिश का ठीक नॉलेज है उनको वहाँ लगाया गया, क्योंकि कन्नड़ के भाषी इलाकों के गाँवों के अंदर भी लोग हिंदी तो बोलते ही नहीं है, अंग्रेजी बोलना भी पसंद नहीं करते। तो ये एक बड़ा एक कहते हैं प्रॉब्लम आती है वहाँ, कोई बाहर से जाता है। इसके साथ ही बिल्कुल लोकल लीडर, आप कह रहे राहुल प्रियंका गांधी को वहीं लगाया गया जहां पर ज़्यादा बड़ी सभाएं करनी थी, जहां से 10-20 सीटों पर मैसेज दिया जाना था, वहां उनको पूरी तरह लगाया गया। और आपने देखा होगा इसमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको हमको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ओवैसी की पार्टी, आप देखिए उसका मत प्रतिशत कितना रहा। तय कर लिया कांग्रेस के लिए मुस्लिम मतदाताओं ने कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे जी। दूसरा, जेडीएस का जो मार्जिन कम रहा, सीटें कम आई, उसमें एक प्रचार हुआ पूरे कर्नाटक के अंदर कि जेडीएस और बीजेपी मिले हुए हैं पर्दे के पीछे, और सरकार बनेगी तो जेडीएस और बीजेपी मिलकर बना लेगी। इसका नुकसान जेडीएस को हुआ, एक तरह से अपरोक्ष रूप से ये बातें सामने आई। तो एक कहा जा सकता है जेडीएस का जो फेस वैल्यू थी उस पर असर पड़ा। ठीक है जितेंद्र श्रीमाली जी, फाइनल कमेंट। ये तो अब स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं कि ना तो बीजेपी अनस्टॉपेबल है और ना ही अनबीटेबल है, ये सब संभव है। बस कड़ी मेहनत जमीन पर कोई कर ले, एकजुट होकर कर ले, तो लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को रोका जा सकता है। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर संगठन एकजुट होकर के जब अपने मिशन में लगता है तो निश्चित तौर के ऊपर उसको सफलता मिलती है। और जैसा कि हम राजस्थान के अंदर देख रहे हैं
कि यहाँ पूरी पार्टी एकजुट होकर के और एक मिशन के रूप के अंदर के राजस्थान की जनता को इस 4.5 साल 5 साल की जो ये कुशासन है इससे मुक्त कराने के लिए बिल्कुल संकल्पित है। हम राजस्थान के अंदर जो इस प्रकार स्थितियां देख रहे हैं कि आपस की लड़ाई की जो है स्थिति आम जनता जिस प्रकार से भुगत रही है पिछले 4.5 पौने 5 साल से, वो हम लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर आतंकवादियों को किस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से उनको फांसी की सजा से मुक्त कराया गया, उनको रिहा कराया गया, ये सारी स्थितियां तुष्टिकरण की देख रही है। इन सब स्थितियों से मुक्त कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल संकल्पित है। और आज के दिन ये हम तो इस डिबेट के माध्यम से हमको वही दिन है कि जब इस जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट के कारण से 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और ये मौत के जिम्मेदार जो लोग थे वो राजस्थान सरकार की कुनीतियों के कारण से वो मुक्त हुए और उनको कोर्ट से रिहा किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रकरण चल रहा है। सर, आज हम दुआ करेंगे और हम सब लोगों से एक जब निवेदन करेंगे में टिप्पणी की गई कि भाई क्यों छोड़ा जा रहा है, तो जिस चार्जशीट का जिक्र किया गया ना सर, वो मई 2008 से लेकर सुनिए सर 2008 से लेकर सितंबर 2008 के बीच में बनाई गई थी। एडवोकेट हूं और मैं खुद गवर्नमेंट एडवोकेट भी रहा हूं। साथ जोड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया योगेश जी, आपका भी शुक्रिया और केसरी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हर चुनाव के परिणाम सियासत में एक नया संदेश देकर जाते हैं। कर्नाटक के चुनाव का परिणाम किस पार्टी को क्या संदेश दे रहा है, ये जल्द सबके सामने खुलकर सामने आएगा। नमस्कार।